फेरी टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मन्नू भंडारी जी की कहानी एक प्लेट सैलाब। 6:30 बजे हैं। कुछ देर पहले जो धूप चारों ओर फैली पड़ी थी अब फीकी पड़कर इमारतों की छतों पर सिमट कर आई है। मानो निरंतर समाप्त होते अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उसने कसकर कगारों को पकड़ लिया हो। आग बरसाती हुई हवा, धूप और पसीने की बदबू से बहुत बोझिल हो आई हैं। 5 बजे तक जितने भी लोग ऑफिस की बड़ी बड़ी इमारतों में बंद थे इस समय बरसाती नदी की तरह सड़कों पर फैल गए हैं। रीगल के सामने वाले फुटपाथ पर चलने वालों और हॉकर्स का मिला जुला शोर चारों ओर गूंज रहा है। गजरे बेचने वालों के पास से गुजरने पर सुगंध भरी तरावट का एहसास होता है, इसलिए न खरीदने पर भी लोगों को उनके पास खड़ा होना या उनके पास से गुजरना अच्छा लगता है। टी हाउस भरा हुआ है, उसका अपना ही शोर काफ़ी है। फिर बाहर का सारा शोर शराबा बिना किसी रुकावट के खुले दरवाजों से भीतर आ रहा है। छतों पर फुल स्पीड से घूमते पंखे भी जैसे आग बरसा रहे हैं। एक क्षण को आंख मूंद लो तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप टी हाउस में हैं या फुटपाथ पर। वही गर्मी, वही शोर। गेलॉर्ड भी भरा हुआ है। पुरुष अपने एयर कंडीशन चेंबरों से थक कर और औरतें अपने अपने घरों से ऊब कर मन बहलाने के लिए यहाँ आ बैठे हैं। यहाँ न गर्मी है न भन्नाता हुआ शोर। चारों ओर हल्का शीतल दूधिया आलोक फैल रहा है और विभिन्न सेंटों की मादक कॉकटेल हवा में तैर रही हैं। टेबलों पर से उठते हुए फुसफुसाते से स्वर संगीत में ही डूब जाते हैं। गहरा मेकअप किए डायस पर जो लड़की गा रही है उसने अपने स्कर्ट की बेल्ट खूब कसकर बांध रखी है, जिससे उसकी पतली कमर और भी पतली दिखाई दे रही है और उसकी तुलना में छातियों का उभार कुछ और मुखर हो उठा है। एक हाथ से उसने माइक का डंडा पकड़ रखा है और जूते की टोसें वह ताल दे रही है। उसके होठों से लिपस्टिक भी लिपटी है और मुस्कान भी। गाने के साथ साथ उसका सारा शरीर एक विशेष अदा के साथ झूम रहा है। पास में दोनों हाथों से झुनझुनों से बजाता जो व्यक्ति सारे शरीर को लचका लचका कर ताल दे रहा है वह निग्रो है। बीच बीच में जब वह उसकी ओर देखती है तो आंखें मिलते ही दोनों ऐसे हंस पड़ते हैं मानो दोनों के बीच कहीं कुछ है। पर कुछ दिन पहले जब एक एंग्लो इंडियन उसके साथ बजाता था तब भी यह ऐसे ही हंसती थी, तब भी उसकी आंखें ऐसी ही चमकती थीं। इसकी हंसी और इसकी आंखों की चमक का इसके मन के साथ कोई संबंध नहीं है, वे अलग ही चलती हैं। डायस की बगल वाले टेबल पर एक युवक और युवती बैठे हैं। दोनों के सामने पाइनएप्पल जूस के ग्लास रखे हैं। युवती का ग्लास आधे से अधिक खाली हो गया है, पर युवक ने शायद 1-2 सिप ही लिए हैं। वह केवल स्ट्रॉ हिला रहा है। युवती दुबली और गोरी है, उसके बाल कटे हुए हैं। सामने आ जाने पर सिर को झटक देकर वह उन्हें पीछे कर देती है। उसकी कलफ लगी साड़ी का पल्ला इतना छोटा है कि कंधे से मुश्किल से 6 इंच नीचे तक आ पाया है। चोली नुमा ब्लाउज से ढकी उसकी पूरी की पूरी पीठ दिखाई दे रही है। तुम कल बाहर गई थी? युवक बहुत ही मुलायम स्वर में पूछता है। बाएं हाथ की लंबी लंबी पतली उंगलियों से ताल देते देते ही वह पूछती है, मैंने फोन किया था। अच्छा, पर किस लिए? आज मिलने की बात तो तय हो ही गई थी। यूं ही तुमसे बात करने का मन हो आया था। युवक को शायद उम्मीद थी कि उसकी बात की युवती के चेहरे पर कोई सुखद प्रतिक्रिया होगी, पर वह हल्के से हंस दी। युवक उत्तर की प्रतीक्षा में उसके चेहरे की ओर देखता रहा, पर युवती का ध्यान शायद इधर उधर के लोगों में उलझ गया था। इस पर युवक खिन्न हो गया। वह युवती के मुंह से सुनना चाह रहा था कि वह कल विपिन के साथ स्कूटर पर घूमने गई थी। इस बात के जवाब में वह क्या क्या करेगा यह सब भी उसने सोच लिया था और कल शाम से लेकर अभी युवती के आने से पहले तक उसको कई बार दोहरा भी लिया था। पर युवती की चुप्पी से सब गड़बड़ा गया। वह अब शायद समझ ही नहीं पा रहा था कि बात कैसे शुरू करें।
ओ गोरा, बालकनी की ओर देखते हुए युवती के मुंह से निकला। यह सारी की सारी बालकनी किसने रिजर्व करा ली? बालकनी की रेलिंग पर एक छोटी सी प्लास्टिक की सफेद तख्ती लगी थी जिस पर लाल अक्षरों में लिखा था रिजर्व्ड। युवक ने सिर झुकाकर एक सिप लिया। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। उसकी आवाज कुछ भारी हो आई थी, जैसे गला बैठ गया हो। युवती ने सिप लेकर अपनी आंखें युवक के चेहरे पर टिका दी। वह हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी और युवक को उसकी मुस्कुराहट से थोड़ा कष्ट हो रहा था। देखो, मैं इस सारी बात में बहुत गंभीर हूं, झिझकते से स्वर में वह बोला। गंभीर? युवती खिलखिला पड़ी तो उसके बाल आगे को झूल आए। सिर झटक कर उसने उन्हें पीछे किया। मैं तो किसी भी चीज को गंभीरता से लेने में विश्वास ही नहीं करती। ये दिन तो हंसने खेलने के हैं, हर चीज को हल्के फुल्के ढंग से लेने के। गंभीरता तो बुढ़ापे की निशानी है। बूढ़े लोग मच्छरों और मौसम को भी बहुत गंभीरता से लेते हैं, और मैं अभी बूढ़ी होना नहीं चाहती। और उसने अपने दोनों कंधे जोर से उचका दिए। वह फिर गाना सुनने में लग गई। युवक का मन हुआ कि वह उसकी मुलाकातों और पुराने पत्रों का हवाला देकर उससे अनेक बातें पूछे, पर बात उसके गले में ही अटक कर रह गई और वह खाली खाली नजरों से इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर रिजर्व्ड की उस तख्ती पर जा लगी। एकाएक उसे लगने लगा जैसे वह तख्ती वहां से उठकर उन दोनों के बीच आ गई है और प्लास्टिक के लाल अक्षर नियॉन लाइट के अक्षरों की तरह दिप दिप करने लगे। तभी गाना बंद हो गया और सारे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। गाना बंद होने के साथ ही लोगों की आवाजें धीमी हो गईं, पर हॉल के बीचों बीच एक छोटी टेबल के सामने बैठे एक स्थूलकाय खद्दरधारी व्यक्ति का धारा प्रवाह भाषण स्वर के उसी स्तर पर जारी रहा। सामने पतलून और बूशर्ट पहने एक दुबला पतला सा व्यक्ति उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उनके बोलने से थोड़ा थोड़ा थूक उछल रहा है, जिससे सामने वाला व्यक्ति ऐसे पूछता है कि उन्हें मालूम न हो, पर शायद उनके पास इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान देने लायक समय ही नहीं है। वे मूड में आए हुए हैं। गांधी जी की पुकार पर कौन व्यक्ति अपने को रोक सकता था भला? क्या दिन थे वे भी। मैंने बिजनेस की तो की ऐसी की तैसी और देश सेवा के काम में जुट गया। फिर तो सारी जिंदगी पॉलिटिकल सफर की तरह ही गुजार दी। सामने वाले व्यक्ति चेहरे पर श्रद्धा के भाव लाने का भरसक प्रयत्न करने लगा। देश आजाद हुआ तो लगा कि असली काम तो अब करना है। सब लोग पीछे पड़े कि मैं खड़ा हूं, मिनिस्ट्री पक्की है। पर नहीं साहब, यह काम अब अपने बस का नहीं रहा। जेल के जीवन ने काया को जर्जर कर दिया। फिर यह भी लगा कि नवनिर्माण में नया खून ही आना चाहिए। सो बहुत पीछे पड़े तो बेटों को झोंका इस चक्कर में। उन्हें समझाया, जिंदगी भर के हमारे त्याग और परिश्रम का फल है यह आजादी। तुम लोग अब इसकी लाज रखो, बिजनेस हम संभालते हैं। युवक शब्दों को ढेलता सा बोला, आपकी देशभक्ति को कौन नहीं जानता। वे संतोष की एक डकार लेते हैं और जेब से रुमाल निकालकर अपना मुंह और मूंछों को साफ करते हैं। रुमाल वापस जेब में रखते हैं और पहलू बदलकर दूसरे जेब से चांदी की डिबिया निकालकर पहले खुद पान खाते हैं, फिर सामने वाले व्यक्ति की ओर बढ़ा देते हैं। जी नहीं, मैं पान नहीं खाता। कृतज्ञता के साथ ही उसके चेहरे पर बेचैनी का भाव उभर जाता है। एक यही लत है जो छूटती नहीं। पान की डिबिया को वापस जेब में रखते हुए वे कहते हैं, इंग्लैंड गया तो हर सप्ताह हवाई जहाज से पानों की गड्डी आती थी। जब मन की बेचैनी केवल चेहरे से नहीं संभलती तो वह धीरे धीरे हाथ रगड़ने लगता है। पान को मुंह में एक और ठेल कर वे थोड़ा सा हकलाते हुए कहते हैं, अब आज की ही मिसाल लो। हमारे वर्ग का एक भी आदमी गिना दो जो अपने यहाँ के कर्मचारी की शिकायत इस प्रकार सुनता हो। पर जैसे ही तुम्हारा केस मेरे सामने आया, मैंने तुम्हें बुलाया, यहाँ बुलाया। जी हाँ, उसके चेहरे पर कृतज्ञता का भाव और अधिक मुखर हो जाता है। वह अपनी बात शुरू करने के लिए शब्द ढूंढने लगता है। उसने बहुत विस्तार से बात करने की योजना बनाई थी, पर अब सारी बात को संक्षेप में कह देना चाहता है। सुना है तुम कुछ लिखते लिखाते भी हो। एकाएक हॉल में फिर संगीत गूंज उठता है।
वे अपनी आवाज को थोड़ा और ऊंचा करते हैं। युवक का उत्सुक चेहरा थोड़ा और आगे को झुक आता है। तुम चाहो तो हमारी इस मुलाकात पर एक लेख लिख सकते हो। मेरा मतलब, लोगों को ऐसी बातों से नसीहत और प्रेरणा लेनी चाहिए। यानी पान शायद उन्हें वाक्य पूरा नहीं करने देता। तभी बीच की टेबल पर आई उई का शोर होता है और सबका ध्यान अनायास ही उधर चला जाता है। बहुत देर से वह टेबल लोगों का ध्यान अनायास ही खींच रही थी। किसी के हाथ से कॉफी का प्याला गिर पड़ा है। बैरा झाड़न लेकर दौड़ पड़ा और असिस्टेंट मैनेजर भी आ गया। 2 लड़कियां खड़ी होकर अपने कुर्तों को रुमाल से पोंछ रही हैं। बाकी लड़कियां हंस रही हैं। सभी लड़कियों ने चूड़ीदार पाजामे और ढीले ढीले कुर्ते पहन रखे हैं। केवल एक लड़की साड़ी में है और उसने ऊंचा सा जूड़ा बना रखा है। बातचीत और हाव भाव से सब मिरेंडियंस लग रही हैं। मेज साफ होते ही खड़ी लड़कियां बैठ जाती हैं और उनकी बातों का टूटा क्रम चल पड़ता है। पापा को इस बार हार्ट अटैक हुआ है, सो छुट्टियों में कहीं बाहर तो जा नहीं सकेंगे। हमें तो सारी छुट्टियां यहीं बोर हो रहा है। मैं और मम्मी सप्ताह में एक पिक्चर तो देखते ही हैं। इट्स ए मस्ट फॉर अस। छुट्टियों में तो हमने 2 देखनी है। हमारी किटी ने बड़े स्वीट पप्स दिए हैं। डैडी इस बार उसे मीट करवाने मुंबई ले गए थे। किसी प्रिंस का अल्सेशियन था। मम्मी बहुत बिगड़ी थी। उन्हें तो दुनिया में सब कुछ वेस्ट करना ही लगता है। पर डैडी ने मेरी बात रख ली एंड इट पेड अस ऑल्सो। रियली पप्स बहुत स्वीट है। इस बार मम्मी ने पता है क्या कहा है? छुट्टियों में किचन का काम सीखो। मुझे तो बाबा किचन के नाम से ही एलर्जी है। मैं तो इस बार मोराविया पढ़ूंगी। हिंदी वाली मिस ने हिंदी नॉवेल्स की एक लिस्ट पकड़ाई है। पता नहीं, हिंदी के नॉवेल्स तो पढ़े ही नहीं जाते। वह जोर से कंधे चका देती है। तभी बाहर का दरवाजा खुलता है और चुस्त दुरुस्त शरीर और रोबदार चेहरा लिए एक व्यक्ति भीतर आता है। भीतर का दरवाजा खुलता है तब वह बाहर का दरवाजा बंद हो चुका होता है। इसलिए बाहर के शोर से गर्म हवा का लवलेश भी भीतर नहीं आ पाता। सीढ़ियों के पास वाले कोने की छोटी सी टेबल पर दीवार से पीठ सटाए एक महिला बड़ी देर से बैठी है। ढलती उम्र के प्रभाव को भरसक मेकअप से दबा रखा है। उसके सामने कॉफी का प्याला रखा है और वह बेमतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए सब टेबलों की ओर देख लेती है। आने वाले व्यक्ति को देखकर उसके ऊब भरे चेहरे पर हल्की सी चमक आ जाती है और वह उस व्यक्ति को अपनी ओर मुक्ति होने की प्रतीक्षा करती है। खाली जगह देखने के लिए वह व्यक्ति चारों ओर नजर दौड़ा रहा है। महिला को देखते ही उसकी आंखों में परिचय का भाव उभरता है और महिला के हाथ हिलाते ही वह उधर ही बढ़ जाता है। हेलो, आज बहुत दिनों बाद दिखाई दी मिसेज रावत। फिर कुर्सी पर बैठने से पहले पूछता है, आप यहाँ किसी के लिए वेट तो नहीं कर रही हैं? नहीं जी, घर में बैठे बैठे या पढ़ते पढ़ते जब तबीयत ऊब जाती है तो यहाँ आ बैठती हूँ। 2 कप कॉफी के बहाने घंटा 1.5 घंटा मजे से कट जाता है। कोई जान पहचान का फुर्सत में मिल जाए तो लंबी ड्राइव पर ले जाती हूँ। आपने तो किसी को टाइम नहीं दे रखा है ना? नो, बाहर ऐसी भयंकर गर्मी है कि बस एकदम आग बरस रही है। सोचा यहाँ बैठकर एक कोल्ड कॉफी ही पी ली जाए। बैठते हुए उसने कहा। जवाब से कुछ आश्वस्त हो मिसेज रावत ने बैरे को कोल्ड कॉफी का ऑर्डर दिया। और बताइए, मिसेज आहूजा कब लौटने वाली हैं? साल भर तो हो गया ना उन्हें। गॉड नोस, वह कंधे उचका देता है और फिर पाइप सुलगाने लगता है। एक कस खींच कर टुकड़ों टुकड़ों में धुआं उड़ाकर पूछता है, छुट्टियों में इस बार आपने कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया है? जहाँ का भी मूड आ जाए चल देंगे। बस इतना तय है कि दिल्ली में नहीं रहेंगे। गर्मियों में तो यहाँ रहना असंभव है। अभी यहाँ से निकलकर गाड़ी में बैठेंगे तब तक शरीर झुलस जाएगा। सड़कें तो जैसे भट्टी हो रही हैं। गाने का स्वर डायस से उठकर फिर सारे हॉल में तैर गया। ऑन संडे आई एम हैप्पी। नॉनसेंस, मेरा तो संडे ही सबसे बोर दिन होता है। तभी संगीत की स्वर लहरियों के साए में फैले हुए भिनभिनाते से शोर को चीरता हुआ एक असंयत सा कोलाहल सारे हॉल में फैल जाता है। सबकी नजरें दरवाजे की ओर उठ जाती हैं। विचित्र दृश्य है। बाहर और भीतर के दरवाजे एक साथ खुल गए हैं और नन्हे मुन्ने बच्चों के 2-2 4-4 के झुंड हल्ला गुल्ला करते भीतर घुस रहे हैं। सड़क का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है।
जिस पर एक स्टेशन वैगन खड़ी है। आसपास कुछ दर्शक खड़े हैं और उसमें से बच्चे उछल उछल कर भीतर दाखिल हो रहे हैं। बॉबी इधर आजा, निद्धू मेरा डिब्बा लेते आना। बच्चों के इस शोर के साथ साथ बाहर का शोर भी भीतर आ रहा है। बच्चे टेबलों से टकराते एक दूसरे को ढकेलते हुए सीढ़ियों पर जाते हैं। लकड़ी की सीढ़ियां कारपेट बिछा होने के बावजूद धम धम करके बज उठी हैं। हॉल की संयत शिष्टता एक झटके के साथ बिखर जाती है। लड़की गाना बंद करके मुग्ध भाव से बच्चों को देखने लगती है। सबकी बातों पर विराम चिन्ह लग जाता है और चेहरों पर एक विस्मयपूर्ण कौतुक फैल जाता है। कुछ बच्चे बालकनी की रेलिंग पर झूलते हुए से हॉल में गुब्बारे उछाल रहे हैं। कुछ गुब्बारे कारपेट पर आ गिरे हैं। कुछ कंधों पर सिरों से टकराते हुए टेबलों पर लुढ़क रहे हैं और कुछ बच्चों की किलकारियों के साथ साथ हवा में तैर रहे हैं। नीले, पीले, हरे, गुलाबी। कुछ बच्चे ऊपर उछल उछल कर कोई नर्सरी राइम गाने लगते हैं तो लकड़ी का फर्श धम धम बज उठता है। हॉल में चलती फिल्म जैसे अचानक टूट गई है। अभी आप सुन रहे थे मन्नू भंडारी जी की कहानी एक प्लेट सैलाब।